चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला नंबर 1 है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड टाउ एक्स वाई आर रेक्टेंगुलर स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट पॉइंट द रेडियस ऑफ मोर सर्किल इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई। तो इसमें स्ट्रेस है क्रमशः रेक्टेंगुलर स्ट्रेस कंपोनेंट में अगर कोई पॉइंट पे लग रहे हों तो उसका मोर सर्किल का जो रेडियस क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है, अंडर रूट सिग्मा वाई प्लस सिग्मा एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। या ये फार्मूला लगा सकते, दोनों सेम है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये मोर सर्किल के लिए रेडियस का फार्मूला होता है। तो अगर किसी भी रेक्टेंगुलर स्ट्रेस कंपोनेंट पर अगर कोई एक पॉइंट पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई लोड लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा हो, तो इसमें जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और शेयर स्ट्रेस लग रहा हो तो मोर सर्कुलर रेडियस हो जाएगा। ये फार्मूला ये हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यही फार्मूला इसमें लिखा होगा, बस इसमें सिग्मा वाई आगे लिखा है, सिग्मा एक्स बाद में लिखा है। दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ हॉलो शाफ्ट इज ट्विस its inside diameter. The ratio of its torque carrying capacity to that of a solid shaft of the same material and the same outside diameter is. शाफ्ट का बताया गया है, आउटसाइड डायमीटर हॉलो शाफ्ट का डबल है इनसाइड डायमीटर से, और रेशो ऑफ टार्क जो कि कैपेसिटी इसका सॉलिड शाफ्ट और हॉलो शाफ्ट का सेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 15/16। सॉल्व करेंगे इसको, कैसे होगा, सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन इसमें दिया है आउटसाइड डायमीटर इनसाइड डायमीटर का डबल है, 2 इंटू इनसाइड डायमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होती है, टॉर्जनल इक्वेशन T/J इक्वल टू Fs/R, जहाँ पर T ट्विस्टिंग मोमेंट है, J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, Fs शियर स्ट्रेस और R है रेडियस ऑफ शाफ्ट। तो T/J इक्वल टू Fs/R होता है। ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना तो T इक्वल टू J को यहाँ ऊपर पहुँचा दिए यहाँ पर, तो आ जाएगा Fs इंटू J/R के बराबर। इसके बाद T1/T2 वन के लिए शाफ्ट के लिए और 2 शाफ्ट सेकेंड शाफ्ट के लिए लेंगे, तो पहला वन के लिए लगा देंगे फिर दूसरा सेकेंड के लिए लगा लेंगे, ये वाला फार्मूला। इसके लिए लगाएंगे तो हो जाएगा Fs π/32 और ये हो जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर माइनस स्मॉल डायमीटर बेस टू 4 होता है। तो आउटसाइड डायमीटर कितनी है, 2D है, डबल है, तो 2D बेस टू 4 माइनस D बेस टू 4 अपॉन R जो है वो 2D अपॉन 2 के बराबर रहेगी। इसके बाद जो सेकंड लगा हुआ वो है Fs इंटू π/32 सॉलिड शाफ्ट के लिए है, तो 2D बेस टू 4 अपॉन 2D अपॉन 2 रहेगा। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो सेम है इसको हम डिवाइड वो कट कैंसिल कर, जैसे ये और इसको कैंसिल कर देते हैं, Fs से Fs को कैंसिल कर देते हैं, π/32 से π/32 को कैंसिल कर देते हैं। इस टाइप से कैंसिल करते हैं, बाकी बच्चा हमारे पास क्या, ये ऊपर वाला पोर्शन बच्चा और ये वाला बच्चा है, तो 2D बेस टू 4 माइनस D बेस टू 4 अपॉन 2D बेस टू 4 बचेगा। 2 का अगर 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16D बेस टू 4 आ जाएगा, और यहाँ माइनस D बेस टू 4 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2 का 16D बेस टू 4। 16 में से एक यहाँ घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15D बेस टू 4 अपॉन 16D बेस टू 4। D बेस टू 4 D बेस टू 4 इसको कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 15/16। इस टाइप से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इसमें आउटसाइड डायमीटर दिया है इनसाइड डायमीटर का डबल, तो 2 इंटू इनसाइड डायमीटर। ट्विस्टिंग मोमेंट का टॉर्जनल इक्वेशन ये लगाना, T/J इक्वल टू Fs/R, तो T इक्वल टू हो जाएगा Fs इंटू J/R। यहाँ पर 1 के लिए भी लगाना और 2 के लिए लगाना। 1 के लिए लगाएंगे तो एक बार ये 1 के लिए लगा देंगे, दूसरी बार 2 के लिए लगाएंगे। तो 1 के लिए लगाएंगे वो हॉलो शाफ्ट के लिए लगाएंगे, 2 के लिए लगाएंगे वो सॉलिड शाफ्ट के लिए लगाएंगे, ये याद रखना हमको। तो सॉलिड हॉलो शाफ्ट के लिए लगाएंगे अगर, तो हमारे पास 2 डायमीटर आएंगे, आउटसाइड डायमीटर और इनसाइड डायमीटर। और हॉलो और सॉलिड शाफ्ट के लिए लगाएंगे वो एक ही शाफ्ट डायमीटर आएगा, हॉलो शाफ्ट के लिए 2 डायमीटर और सॉलिड शाफ्ट के लिए 1 डायमीटर। तो ये इसमें रखना है, तो Fs इंटू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब π/32 2D बेस टू 4 माइनस D बेस टू 4 अपॉन 2D अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल R है, मतलब आउटसाइड डायमीटर का जो है आउटसाइड शाफ्ट है उसका डायमीटर है, क्योंकि आपको मालूम है ये जो डायमीटर होते हैं ये सॉलिड हॉलो शाफ्ट इस टाइप से होता है, इसमें ये जो इनर वाला डायमीटर होगा
जो वो क्या होगा, इनर रेडियस आर होगा, स्मॉल आर। तो कैपिटल रेडियस जो होता है वो कैपिटल आर होता है। तो कैपिटल रेडियस किसका होगा, बड़े वाले डायमीटर का रेडियस होगा। तो 2d/2 आ जाएगा, जिसको कैंसिल वगैरह कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास 15/16 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका मार्क अब इस क्वेश्चन में जो आंसर आया वो कितना है, 15/16। इसको हम करेक्ट आंसर बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, टू शाफ्ट्स A and B are made of the same material. The diameter of shaft B is twice that of shaft A. The ratio of power which can be transmitted by shaft A to that of shaft B. क्वेश्चन में दिया है दो शाफ्ट हैं A और B जो कि सेम मटेरियल की बनी हुई है। जो B शाफ्ट है उसका डायमीटर A शाफ्ट के डायमीटर का डबल है, ट्विस्ट है। और जो इसमें जो रेशियो ऑफ पावर है ए शाफ्ट का और बी शाफ्ट का जो रेशियो है वो क्या होगा, इसको हमको निकालना है। ट्रांसमिटेड जो रेशियो है वो निकालना है पावर का। आंसर है 1/8। इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करने पर हमारे पास इसमें गिवन दिया हुआ है डायमीटर ऑफ शाफ्ट ए जो कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी का डबल है, तो 2 × डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी। सो चूँकि वी नो दैट पावर जो कि होगा डायमीटर का क्यू होता है, P = D/Q। तो पावर ऑफ शाफ्ट A अपॉन पावर ऑफ शाफ्ट B। तो चूँकि पहला वाला जो A का शाफ्ट का डायमीटर है वो D/Q आ जाएगा और B का जो आएगा डायमीटर 2D/Q रहेगा, क्योंकि डबल है इसमें B वाले का। तो 2D/Q, तो इसको सॉल्व करेंगे तो D/Q अपॉन 8D/Q। D/Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/8। मतलब PA/PB = 1/8 के बराबर रहेगा। मतलब जो दोनों का जो वो है पावर है, पावर ऑफ ए शाफ्ट और पावर ऑफ बी शाफ्ट, जो दोनों का रेशियो 1/8 के बराबर रहेगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/8। अगला क्वेश्चन है, फॉर द केस ऑफ अ सिलेंडर कॉलम ऑफ लेंथ L एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI built in at its base and free at the top, the Euler's critical buckling load is। क्वेश्चन में दिया है सिलेंडर कॉलम लेंथ L है और फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI हो अगर, तो इसके लिए अगर जो बेस है वो फ्री एट द टॉप पर फ्री हो, तो इसमें यूलर क्रिटिकल बकलिंग लोड क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ये π² EI/4L²। ये इसका फार्मूला होता है बकलिंग लोड के लिए। अगर L लेंथ हो कॉलम की और EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हो तो, और ये क्या हो, बिल्ट इन एट इट्स बेस एंड फ्री एट द टॉप, ऊपर का जो हिस्सा हो वो फ्री हो अगर, इसके लिए फार्मूला होता है π² EI/4L²। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कॉलम इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स करस्पॉन्डिंग यूलर्स क्रिटिकल लोड। जब कॉलम में दोनों हिस्से, आखिरी हिस्से उसके फिक्स्ड हों, तब इसमें यूलर्स क्रिटिकल लोड क्या होगा। इसका आंसर है 4π² EI/L²। इसको सॉल्यूशन करने पर कंडीशन दी हुई है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, दोनों के आखिरी हिस्से इसके फिक्स हैं, इसलिए यूलर्स क्रिटिकल लोड का फार्मूला होगा P = π² EI/ एफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। तो P = π² EI/L एफेक्टिव का स्क्वायर, वेयर L एफेक्टिव जो है EFF है वो एफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम का एफेक्टिव लेंथ है। व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, जब दोनों हिस्से उसके फिक्स हों आखिरी, तो एफेक्टिव लेंथ होती है लेंथ का 0.5 × L के बराबर। तो एफेक्टिव लेंथ = 0.5 L के बराबर। तो L की एफेक्टिव लेंथ की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ पर 0.5 L। तो यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा क्रिटिकल बकलिंग लोड PCR = यूलर्स क्रिटिकल लोड PCR = π² EI/0.5 L का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.π² EI/0.25 × L का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 4π² EI/L² के बराबर हो जाएगा। तो यूलर्स क्रिटिकल लोड जो आएगा इसका आंसर वो आ जाएगा 4π² EI/L का। इसका आंसर ये हो जाएगा 4π² EI/L²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू लेटरल बकलिंग इन अ डिस्क्रीटली laterally supported symmetrically I beam
डज नॉट डिपेंड अपॉन मैक्सिमम अलाउेबल कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए जो लेटरल बकलिंग लोड है डिस्क्रीट हो रहा हो अगर सपोर्टेड आई बीम के लिए, तो इसके लिए कौन सा डिपेंड नहीं होगा? इसका आंसर है मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी डिपेंड नहीं होगा। बाकी ये तीनों इसमें डिपेंड होंगे। एक रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द माइनर एक्सिस, स्पान या लेंथ ऑफ द बीम, रेशियो ऑफ ओवरऑल डेप्थ टू थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, ये तीनों डिपेंड रहेगा। बाकी मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी इसमें डिपेंड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है अ सॉलिड शाफ्ट कैन रजिस्ट अ बेंडिंग मूवमेंट ऑफ 30 kN एंड अ ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ 4 kN टुगेदर, देन द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड इज, इसका आंसर होगा 5 kN। इसका सॉल्व कर, क्वेश्चन में दिया हुआ एक सॉलिड शाफ्ट है जिसमें बेंडिंग मूवमेंट दिया है 30 kN और ट्विस्टिंग मूवमेंट दिया हुआ है 4 kN। इसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, इसके लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन में दिया है बेंडिंग मूवमेंट मतलब m इक्वल टू दिया 30 kN, ट्विस्टिंग मूवमेंट t इक्वल टू दिया 4 kN। मैक्सिमम टार्क हमको t मैक्सिमम इसमें निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम टार्क का फार्मूला होता है √m² प्लस टी स्क्वायर के बराबर, मतलब बेंडिंग मूवमेंट का स्क्वायर प्लस ट्विस्टिंग मूवमेंट का स्क्वायर। तो m हमको ये दिया हुआ है और t दिया है, ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा √30 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये वाला सॉल्व करेंगे तो 5 kN आ जाएगा। तो मैक्सिमम ट्विस्ट जो टार्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 kN। आंसर इसका आ जाएगा 5 kN। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालना है। डायग्राम दिया है, डायग्राम में ये जो है वो दिया है सिग्मा एक्स, यहाँ पर दिया है सिग्मा एक्स और ये दिया है सिग्मा वाई और ये दिया है सिग्मा वाई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर 200 दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है ये दिया है टाउ एक्स वाई 100 दिया है, यहाँ पर टाउ एक्स वाई 100 दिया है, यहाँ पर टाउ एक्स वाई 100 दिया है और यहाँ पर भी टाउ एक्स वाई 100 दिया होगा, क्योंकि जो हमारे पास ये जो लाइन होती है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है सिग्मा एक्स और ये जो लाइन होती है ये होती है सिग्मा एक्स और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं सिग्मा वाई के बराबर, तो ये जो लाइन होती है वो होती है सिग्मा वाई के बराबर। इसके अलावा ये जो लाइन होती है इसमें इसको हम लेते हैं टाउ एक्स वाई के बराबर लेते हैं और ये जो लाइन इसमें भी दिया होगा ये वाली लाइन ये रहेगी टाउ एक्स वाई के बराबर और ये जो लाइन रहेगी ये भी टाउ एक्स वाई के बराबर रहेगी और ये जो लाइन रहेगी वो भी टाउ एक्स वाई के बराबर रहेगी। तो इसमें हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया, ये सिग्मा एक्स दिया हुआ है, ये सिग्मा एक्स दिया है, मतलब सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना दिया है 200 दिया हुआ है और सिग्मा वाई दिया है ये वाला, सॉरी ये और ये, तो सिग्मा वाई हो जाएगा इसमें कितना 100 दिया हुआ है और टाउ एक्स वाई जो दिया हुआ है वो सबका बराबर 100 दिया हुआ है, तीनों दिए हुए हैं। इसके बाद इसमें हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इस टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में गिवन दिया सिग्मा एक्स इक्वल टू दिया है 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिग्मा वाई दिया है 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टाउ एक्स वाई दिया है 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। इसमें हमको इसमें लास्ट में नोट दिया हुआ तो जितनी भी यूनिट है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लेना है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिग्मा 1 और 2 के लिए होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए फार्मूला होता है 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ एक्स वाई का स्क्वायर का और बेस टू 1/2 के बराबर। ये इसका फार्मूला ही होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने का। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना हो तो हमको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। सिग्मा 1/2 इक्वल टू 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर बेस टू 1/2। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा एक्स ये दिया है, सिग्मा वाई ये दिया और टाउ एक्स वाई ये दिया है। तो 1/2 सिग्मा एक्स 200 प्लस सिग्मा वाई 100 प्लस माइनस 1/, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 पूरा कॉमन ले लिया है सब में यहाँ से और ये वाला दोनों मिला के कॉमन ले लिया। यहाँ पर ये जो है ये पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ 200 माइनस 100 का स्क्वायर
प्लस 4 इंटू 100 का स्क्वायर, टाउ एक्स वाई हमको 100 दिया तो 100 का स्क्वायर बेस टू 1/2। हमने यहाँ पर 1/2 जो है 1/2 इसमें बाहर ले लिया है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 1/2 रहेगा, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे यहाँ जाएगा 261.8 आ जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसमें पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो आ जाएगा 38.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर पॉजिटिव प्लस वाला आ जाएगा 261.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और सिग्मा माइनस नेगेटिव साइन लेंगे 38.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जब निकालेंगे तो सिग्मा 1 ये रहेगा और सिग्मा 2 ये रहेगा, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। टाउ मैक्सिमम इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2। तो सिग्मा 1 कितना 261.8 माइनस सिग्मा 2 38.2 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम रूट के फॉर्म में करेंगे तो आ जाएगा 50√2 के फॉर्म में। इसका आंसर लिख देंगे हम इसमें 50√2 करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बकलिंग लोड इन अ स्टील कॉलम इज। स्टील कॉलम के लिए बकलिंग लोड कितना होता है? इसका आंसर रिलेटेड टू द लेंथ से रिलेटेड होता है, जितनी लेंथ रहेगी उतना उसका बकलिंग लोड रहेगा। सो द बकलिंग लोड इन अ स्टील कॉलम इज रिलेटेड टू द लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजाइन ऑफ एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम नीडेड रिवीजन व्हेन। जो एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम के लिए तो डिज़ाइन होती है वो क्या होती है, F'(C) अपॉन Fe प्लस F'(B) अपॉन Fb ग्रेटर देन 1 के बराबर होती है। ये याद रखना पड़ेगा, F'(C) अपॉन Fe प्लस F'(B) अपॉन Fb ग्रेटर देन 1, वेयर जहाँ पर Fc जो है वो कैलकुलेट एवरेज एक्सल कंप्रेशन स्ट्रेस है और Fb जो है वो मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है ऑन द एक्सट्रीम फाइबर के लिए, और Fc' जो है वो है कैलकुलेटेड बेंडिंग स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम फाइबर के लिए। तो ये इसका आंसर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक्सेंट्रिकली लोडेड कॉलम के लिए जो ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन के लिए वो रहेगा ये वाला सी। इसका आंसर रहेगा F'(C) अपॉन Fe प्लस F'(B) अपॉन Fb इक्वल ग्रेटर देन 1। Fc इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर कैलकुलेटेड एवरेज एक्सल कंप्रेशन स्ट्रेस, और Fb जो रहेगा मैक्सिमम अलाउेबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द एक्सट्रीम फाइबर, और Fc' जो रहेगा वो रहेगा F'(C) रहेगा कैलकुलेटेड बेंडिंग स्ट्रेस इन द एक्सट्रीम फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट M एंड टॉर्क T इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इफ द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप देन M इज इक्वल टू। इसमें दिया है बेंडिंग मोमेंट M और टार्क T अगर अप्लाई हो रहा है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, तो यदि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस इक्वल हो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से तो M इक्वल टू कितना रहेगा? इसका आंसर है T/2। इसको हम सॉल्व करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी इक्वल टू होता है 32m अपॉन πd/q। बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला होता है सिग्मा बी से नोट करते हैं 32m अपॉन πd/q। शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू फार्मूला होता है 16t अपॉन πd/q के बराबर। सो सिग्मा बी इक्वल टू 32m अपॉन πd/q और टाउ इक्वल टू 16t अपॉन πd/q। अब इसको दोनों जो बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस जो कि इक्वल है उसको इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 32m अपॉन πd/q इक्वल टू 16t अपॉन πd/q के बराबर। d/q ये वाला ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर m इक्वल टू t/2। जो बेंडिंग मोमेंट है वो t/2 के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा m जो रहेगा वो t/2 के बराबर रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन बेंडिंग मोमेंट m एंड टार्क t इज अप्लाइड ऑन अ शाफ्ट व्हेन इक्विवेलेंट टार्क इज। जब बेंडिंग मोमेंट m हो और टार्क t अप्लाई हो रहा है शाफ्ट पे तो उसका इक्विवेलेंट टार्क क्या रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा ये इक्विवेलेंट जो टार्क रहेगा t इक्विवेलेंट इक्वल टू रहेगा
√m² प्लस t²। अगला क्वेश्चन है फॉर द टू शाफ्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल फाइंड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। जब दो शाफ्ट पैरेलल कनेक्ट हो तो इसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। इसका आंसर है एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच शाफ्ट इज द सेम। एंगल ऑफ जो ट्विस्ट है प्रत्येक शाफ्ट का जो कि बराबर रहेगा, सेम रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ईच शाफ्ट इज द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर टॉर्जन ब्रिटल मटेरियल्स जनरली फेल। टॉर्जन के अंडर में अगर ब्रिटल मटेरियल हो जनरली फेल क्यों होता है। इसका आंसर अलॉन्ग सरफेसेज फॉर्मिंग a 45 डिग्री एंगल विथ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो सरफेस फॉर्मिंग होता है वो 45 डिग्री एंगल के बराबर होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। तो अंडर टॉर्जन ब्रिटल मटेरियल्स जनरली फेल होता है अलॉन्ग सरफेसेज फॉर्मिंग अ 45 डिग्री एंगल विथ अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर जो सरफेस होता है 45 डिग्री के अलॉन्ग। अगला क्वेश्चन है द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर अ कॉलम इफ। बकलिंग लोड मैक्सिमम कब होगा कॉलम में। इसका आंसर हो जाएगा बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर क्लैम्प्ड। जब दो कॉलम के दोनों आखिरी हिस्से क्लैम्प्ड पॉइंट से फिक्स हों उस हिसाब से, तो क्लैम्प्ड होंगे तब ये मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम फॉर अ कॉलम इफ बोथ एंड्स ऑफ द कॉलम आर क्लैम्प्ड।